आप सुन रहे हैं बॉम्बे लोकल की पेशकश दुनिया घर। तो शुरू करते हैं। फ्रिट्ज हेबर के प्रोफेशनल करियर को चालू हुए, अपने पिता से दूर हुए, घर और धर्म छोड़े 15 साल हो चुके थे। इन 15 सालों में उसकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल गया था। वो अब एक गृहस्थ इंसान था, पिता था, समृद्ध था और अब सफल भी था। बतौर साइंटिस्ट उसका लोहा पूरा जर्मनी मानता था, पर आज भी हेबर के अंदर वही बेचैनी थी जो 20 साल के युवा हेबर को थी, खुद को साबित करने की बेचैनी। तो बात है सन 1908 की। जुलाई की उस रात कार्लसरूहे यूनिवर्सिटी की मेन बिल्डिंग की लेबोरेटरी में हेबर तेज कदमों से चहलकदमी कर रहा था। पूरी यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक कमरे की बत्ती जली हुई थी। हेबर कभी आगे जाता, कभी पीछे जाता, कभी दरवाजे से बाहर ताकता, जैसे बड़ी बेसब्री से किसी का इंतजार कर रहा हो। कभी नर्वस तरीके से उन दो लोगों को देख के मुस्कुराता जो उसके सामने खड़े थे। उन दो लोगों ने हेबर की नर्वस मुस्कान का जवाब मुस्कुरा कर नहीं दिया। एक ने अपना गला साफ किया और दूसरे ने बस दरवाजे की ओर देखा, फिर अपनी घड़ी देखी। ये जो दो लोग थे इस लेबोरेटरी के नहीं लगते थे, दरअसल वो इस शहर के भी नहीं लगते थे। वो दोनों लोग हेबर के न्योते पर बर्लिन से वहां आए थे। उनमें से एक था कार्ल बॉश, जो BASF बास्फ का हेड इंजीनियर था, और एक जूनियर साइंटिस्ट जो उसके साथ आया था। बास्फ वो कंपनी थी जिसने पिछले 5 साल हेबर के रिसर्च को फंड किया था। वो रिसर्च जो हेबर ने अमोनिया सिंथेसिस के लिए शुरू की थी। और आज वो दिन था जब हेबर बास्फ के ऑफिशियल्स को अपनी रिसर्च के रिजल्ट्स दिखाने वाला था। जब अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने पहली बार फोन के दूसरे छोर से अपने साथी की आवाज सुनी, उनके शरीर में एक करंट सा दौड़ा था। पर साइंस को एक बार नहीं, हर जगह हर बार सही होना होता है। इसलिए उसने वक्त लिया ताकि वो ये दावा कर सके कि ये कोई मिरेकल नहीं था। हेबर ये बात समझता था। यह करिश्मा उसने पहली दफा अपनी लैब में 2 महीने पहले ही कर दिया था। पर अपने यूरेका मोमेंट में उसने उन दोनों लोगों को नहीं बुलाया। उसने भी वक्त लिया, हजारों बार अपनी कैलकुलेशंस को रिपीट किया, हजारों और टाइट्रेशंस की। 2 महीने तक जब लगातार उस एक्सपेरिमेंट ने सेम रिजल्ट दिया, तब उसने वो फोन उठाया, ग्राहम बेल का फोन। हेबर ने उन्हें फोन पर इत्तला की थी कि उसने दुनिया को अकाल से बचाने का तरीका, यानी कि लेबोरेटरी में अमोनिया बनाने का तरीका ढूंढ लिया है। पर आखिरी पड़ाव पर आकर हारना हेबर के जिंदगी की एक रिकरिंग थीम रही है। जिस दिन वो 2 लोग पहुंचे, उसका लैब इक्विपमेंट खराब पड़ गया। इक्विपमेंट्स का इंजीनियर भरी रात में पुर्जे ढूंढने निकला। लैब में घोर सन्नाटा छाया हुआ था। केमिकल्स की एक अजीब सी गंध थी जो चारों ओर फैली हुई थी। झींगुरों की, उल्लुओं की और सन्नाटे में बढ़ते घड़ी के कांटे की आवाज। सन्नाटे को चीरते हुए कार्ल बॉश ने हेबर को देखा और कहा, अगर थोड़ी देर में तुमने हमें एक्सपेरिमेंट नहीं दिखाया तो मैं बर्लिन वापस चला जाऊंगा। मेरे पास बर्बाद करने को और वक्त नहीं है। बात यह थी कि पिछले 10 सालों में कई बार दुनिया के अलग अलग कोनों में कई वैज्ञानिकों ने ऐसे दावे किए थे। वो कहते, हमने अमोनिया को लेबोरेटरी में बनाने का तरीका ढूंढ लिया है। थोड़ा जश्न मनाया जाता, पेपर पब्लिश किए जाते, फिर पता चलता कि उनके रिसर्च में या उसके एक्सपेरिमेंट में कोई कमी रह गई। इस जद्दोजहद और इस जल्दबाजी में कई बहुत बड़े साइंटिस्ट ने अपना करियर भी गंवाया था। इसलिए जब कार्ल बॉश ने हेबर से कहा कि वो बर्लिन वापस चला जाएगा, हेबर को डर था कि अगर आज वो एक्सपेरिमेंट नहीं दिखा पाया तो उसका क्रेडिबिलिटी और करियर दोनों समाप्त हो जाएंगे। वो इतिहास में एक मजाक बन जाएगा। बॉश जर्मनी की सबसे बड़ी केमिकल कंपनी का हेड इंजीनियर था। दिस ऑब्जर्वर वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। हेबर के माथे से पसीना छू रहा था, उसकी सांसें तेज हो रही थी। पर अचानक यूनिवर्सिटी के गलियारे में कदमों की आवाज आई। तीनों लोगों ने दरवाजे की ओर देखा।
हेबर का इक्विपमेंट इंजीनियर हांफते हुए, पसीने से लथपथ दरवाजे पर पुर्जे लेकर खड़ा था। हेबर बिजली की तेजी से इक्विपमेंट की तरफ भागा। उसने गुस्से में इंजीनियर की तरफ देखा और इंजीनियर नजरें झुकाकर इक्विपमेंट फिक्स करने लगा। पर वो रात हेबर के लिए बहुत कठिन होने वाली थी। घंटा भर बीत गया और इक्विपमेंट अब भी फिक्स नहीं हुआ था। आखिरकार कार्ल बॉश ने अपनी कलाई सीधी की, अपनी घड़ी में समय देखा, अपना चश्मा चढ़ाया और हेबर को रोकते हुए कहा, फ्रेड्स, अब मुझे लौटना पड़ेगा। यहां रहकर समय बर्बाद हो रहा है। दूसरा साइंटिस्ट भी ये सुनकर खड़ा हुआ और चलने को हुआ। न जाने बॉश को क्या हुआ। उसने उस दूसरे साइंटिस्ट की तरफ अपनी उंगलियों से बैठने का इशारा किया और कहा, तुम यहीं रुको, जो भी यहां हो रहा है उसकी एक रिपोर्ट बनाकर कल बास्फ को दे देना। साइंटिस्ट ने यह सुनकर अपनी टाई ढीली कर दी, कोट उतार दिया और वहीं बैठ गया। बॉश के कदमों की आवाज उस अंधेरी रात में यूनिवर्सिटी के गलियारों में बहुत देर तक गूंजी थी। रात गहरी होती गई। हेबर डटा रहा। कभी इक्विपमेंट को फिर से फिक्स किया जाता, कभी कैलकुलेशंस वापस देखे जाते, कभी कुर्सियां खींची जाती, कभी टाइट्रेशंस फिर से होते, कभी शीशे टकराते। ऊँघता हुआ वो जूनियर साइंटिस्ट न जाने कितनी बार उस रात झपकी लेता हुआ जाग गया था, लेकिन हेबर ने हार नहीं मानी। वो उस काम में ऐसे डटा रहा जैसे वो दुनिया का सबसे जरूरी काम कर रहा हो। इधर पौ फटने लगी थी, सुबह होने लगी थी, पर सूरज अब तक नहीं उगा था। और अगर उस रोज हेबर वो करिश्मा नहीं करता, शायद उस दिन सूरज नहीं उगता। बाकी दो लोग जो सो रहे थे, हेबर ने उन दोनों को धीरे से जगाया। उसने खिड़की खोली और शायद मुस्कुराते हुए यही कहा होगा, लेट देयर बी लाइट। उस दिन धरती पर सूरज के उगने के बाद सबसे पहली किरण उस लैब में ही आई होगी। गलियारे में हलचल सी हुई, सीढ़ियां चढ़ने की आवाज। हेबर को लगा शायद यूनिवर्सिटी के सफाई कर्मचारी आ गए हैं, पर जैसे जैसे उन कदमों की आवाज पास आती गई, वो समझ गया कि ये उन्हीं जूतों की आवाज है जो कल रात यहां से निकल गई थी। कार्ल बॉश वापस लौट आया था और ठीक वैसे ही लौटा था जैसे शेक्सपियर के नाटक का कोई किरदार अपनी क्यू पर स्टेज पर आया हो। कार्ल बॉश ने जब उस सुबह अमोनिया की बूंदों को फ्लास्क में गिरते हुए देखा, वो स्तब्ध खड़ा रहा। कमरे में एक बार फिर से सन्नाटा था, पर यह सन्नाटा पिछली रात के सन्नाटे से बहुत अलग था। कार्ल बॉश जानता था कि यह इंसानी सभ्यता के लिए ग्रेविटी की खोज से कम नहीं है। यह खोज इतनी बड़ी थी कि इसे मेकिंग ब्रेड फ्रॉम एयर कहा गया। और अगर यह आपको मेकिंग वाइन फ्रॉम वाटर जैसा सुनाई देता है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि यह सच है। इससे पहले ऐसा कारनामा जीसस ने ही किया था। सिर्फ भगवान ही पानी से वाइन बना सकते थे और हवा से अनाज। 20 साल पहले जिस लड़के ने अपने पिता की सारी संपत्ति गंवा दी थी, आज उसने पूरी दुनिया की जान बचा ली थी। इसी एक कमरे में हुए अमोनिया सिंथेसिस प्रोसेस को फ्रिट्ज हेबर और कार्ल बॉश इंडस्ट्रियल स्केल पर करने में सफल हुए। कार्ल बॉश ने इस छोटे एक्सपेरिमेंट को एक नई इंडस्ट्री की शक्ल दी। बाद में यही जाकर हेबर बॉश प्रोसेस कहलाई, जिसका जिक्र केमिस्ट्री की हर किताब में होता है। यही बास्फ दुनिया का सबसे बड़ा अमोनिया का सप्लायर बना। यह जर्मनी के इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी थी। 50 साल पहले तक जर्मनी के पास कुछ भी नहीं था, न कॉलोनीज, न इंडस्ट्रीज, न रेलवे। लेकिन 1870 से 1914 के बीच जर्मनी ने जो हासिल किया, वो मानव इतिहास में कभी नहीं हुआ, शायद कभी होगा भी नहीं। इस बीच जितने भी नोबेल पुरस्कार विजेता बने, हर 3 में से एक वैज्ञानिक जर्मन था। यह आम बात नहीं थी। एक बेहद शक्तिशाली देश ही इतने वैज्ञानिक पैदा कर सकता है। अब जर्मनी के पास सब कुछ था। 45 साल में जर्मनी ने एक नई पहचान बना ली थी। गौर करने की बात है, कोई भी देश अपने आप आगे नहीं बढ़ता, देश के नागरिक उसे आगे बढ़ाते हैं।
जर्मन नागरिक अपने देश के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। और जरूरी भी होता है देश के आगे बढ़ने के लिए कुछ भी कर देने का जज्बा। जरूरी होता है देशभक्त होना। पर देशभक्ति एक दो धारी तलवार रही है हमेशा। कई सवाल खड़े होते हैं, कितनी ज्यादा देशभक्ति एक देश के लिए काफी होती है? कितना प्रेम करना होता है अपने देश से? कितना देशभक्त होना होता है एक देश को कि हेबर जैसा इंसान वहां पनप सके? कितना देशभक्त होना होता है एक देश को कि हिटलर जैसा इंसान वहां पनप सके? दास्ताने हेबर का तीसरा एपिसोड यहां खत्म होता है। आगे सुनिए कि अपने देश को युद्ध जिताने के लिए हेबर किस हद तक जाने को तैयार है। लोगों की जान बचाने वाला मसीहा अब एक ऑब्सेस्ड साइंटिस्ट बन चुका है। सुनिए दास्ताने हेबर का चौथा एपिसोड।